और ये समझने की कोशिश की जाए। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। दिल्ली के एक पार्क में हम लोग इकट्ठा हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय कराता हूँ मौलाना तकी साहब से, और फिर आपका नाम क्या? शाहिद प्रधान जी से, और बाकर खान साहब से। तो मैं एक पहले तकी साहब आप ही से शुरू करता हूँ। जब मैंने आपके बारे में पता किया तो सबसे पहले मुझे ये पता चला कि आपके दोनों बच्चे ईरान में पढ़ते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि दुनिया के मुल्कों के इतने बच्चे ईरान जो पढ़ने जाते हैं, हमारी भी संख्या 1,500 है, 110 बच्चे आज आने वाले भी हैं। ईरान में ऐसी पढ़ाई का क्या मामला है जो बच्चों को लोग ईरान में भेजते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका और आपके माध्यम से सभी व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसा कि आपने पूछा, इस वक्त ईरान में जब से वहाँ रेवोल्यूशन आया था 1979 में, उसके बाद उस वक्त की वहाँ की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वहाँ इंडिया से बच्चे पढ़ने जाते हों या दूसरे मुल्कों से जाते हों। लेकिन अब इस वक्त ये सिचुएशन है कि इंडिया से बच्चे वहाँ काफ़ी तादाद में पढ़ने जा रहे हैं। मैं ये मिसाल दूं क्योंकि जो सबसे बड़ी तादाद हिंदुस्तान से जो बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं वो मेडिकल स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, MBBS करने और दूसरे उसके जो फील्ड्स हैं उसमें एजुकेशन हासिल करने के लिए। ये वहाँ जो रेवोल्यूशन आया था उसके बाद एक बहुत बड़ा चेंज है। दरअसल ये एक रेवोल्यूशन है खुद, क्योंकि उस वक्त अगर हम देखें 1979 के बाद से कुछ सालों तक जो वहाँ की पोजीशन थी, वहाँ पर ज़्यादातर इंडियन डॉक्टर्स वहाँ पे पाए जाते थे, या इंडोनेशियंस या फिलिपीनी इस तरफ के जो डॉक्टर्स थे। वहाँ पे जब जंग भी हो रही थी तो ज़्यादातर वहाँ खुद इतना सेटअप नहीं था, ज़्यादातर दूसरे मुल्कों के डॉक्टर थे। बल्कि मैंने कुछ साल पहले तक भी देखा था वहाँ पे इंडियन डॉक्टर्स थे। लेकिन अब उन्होंने अपनी मेडिकल फील्ड में या रादर ओवरऑल एजुकेशन फील्ड में एक रेवोल्यूशन लाए। रेवोल्यूशन के बाद जिसे कहिए एजुकेशनल रेवोल्यूशन लाए, जिसे वो एक इनकलाब कहते हैं या एक दर हकीकत इसे भी वो जिहाद कहते हैं। जिहाद एजुकेशन बेसिकली है, और असल मीनिंग यही होता है जिहाद का। वो सिर्फ एक नैरेटिव होता है जो बाज़ वक्त बोला जाता है। तो उसके बाद से अब ये सिचुएशन है कि अब बहुत से मुल्कों से बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, और ख़ुद हिंदुस्तान के मेरे ख्याल में 4 से 5 हज़ार की तादाद में बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। और इसकी वहाँ पढ़ाई सस्ती है या मतलब बहुत मॉडर्न है, क्या है? दोनों चीज़ें हैं, मॉडर्न भी है और सस्ती भी है। तो दोनों चीज़ें अपने आप में सस्ती भी है और अच्छी भी है। तो आपके दोनों बच्चे? मेरे दोनों बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, अलबत्ता वो मेडिकल नहीं कर रहे हैं। मेरी बेटी साइकोलॉजी कर रही है और वो दूसरा बेटा मेरी जो वो थियोलॉजी की स्टडी कर रहा है। इनका भी बच्चा वहाँ पे भी। जी, आपके भी? नहीं, मेरा कोई बच्चा वहाँ नहीं, बट रिलेटिव्स हैं। मैं खुद वहाँ गया हूँ, रहा हूँ, कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है जी। और एक और प्लस पॉइंट मैं ऐड कर दूं फिर आप, कि वहाँ पे जो तीसरी चीज़ जो अच्छी चीज़ पाई जाती है, वहाँ माहौल जो है वैल्यूज़ के ऊपर है। अच्छा वहाँ पे जिसे कहिए कि अखलाक मॉरल्स पाए जाते हैं। तो जो एक प्लस पॉइंट और है तीसरा। प्रधान जी, मैं आपसे शाहिद साहब ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये तय किया कि जो शियाओं के जानकार लोग हैं उनसे बात की जाए। तो वैसे तो मैं आम लोगों से बात करता हूँ, लेकिन आज खास लोगों से ये जानने के लिए कि आप मुझे ये बताइए, हमारे दर्शकों को भी, कि आयतुल्लाह खामनेई 36 बरस से शासन कर रहे हैं। ये फिलिस्तीन और इजराइल के बाद इतने मुल्क हैं इस्लामिक कंट्री मिडिल ईस्ट में, ईरान और खामनेई ही क्यों इजराइल को इतना गढ़ रहा है? पहले मुझे कारण बताइए। देखिए, अगर इसकी मतलब कि एक लंबे डिस्कशन की ज़रूरत है इसके हवाले से, लेकिन मैं अगर संक्षेप में ये बताना चाहूँ तो जो 1979 में जो रेवोल्यूशन आया था, वो रेवोल्यूशन के पहले ईरान जो था वो सबसे नज़दीकी देश था इस फिलिस्तीन इजराइल के साथ में। वहाँ पे उनके वो थोड़ा रेवोल्यूशन की भी हम चर्चा कर दें। 1979 में रिजीम चेंज होता है ईरान में। वो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि अखबार छपता है और अखबार लोगों के घर में आता है, और एकाएक 12 घंटे की। उससे पहले की जो उनकी क्या नाम है जिनकी सरकार थी, पहलवी सरकार थी, रजा खान। तो वो उनको माना जाता था इजराइल और अमेरिका समर्थक, और इसके बाद इस्लाम का नाम लेके, शिया धर्म का नाम लेकर ये पहले खुमैनी साहब फिर खामनेई साहब, इन लोगों ने किया। उसकी वजह क्या थी? केवल इजराइल और अमेरिका परस्त होने की वजह से उन्होंने क्रांति की?
बेसिकली सिर्फ इजराइल और अमेरिका अगर जो जानता है, जो वर्ल्ड हेजोमनी को समझता है, इनका समर्थक नहीं होना, उनका गुलाम होना जरूरी होता है कि जो आप जैसे वो अमेरिका कहते हैं वैसे आप चले। तो वहां पर एक कानून आया था व्हाइट रेवोल्यूशन के, मतलब कि एक ऐसा कानून आया था कि अगर वहां का कुत्ता, अमेरिका का कुत्ता भी अगर किसी को काट ले वहां पे, तो आप उसको पे भी कुछ वो नहीं कर सकते। अगर कोई वहां पे अगर कोई ईरानी को मार भी दे तो आप वहां पे ईरान में उनको सजा नहीं दे सकते, अमेरिका में ही जाकर उनको सजा दी जाएगी। तो ऐसा कानून बन गया था कि पूरे अमेरिकी जो थे वो पूरा पेट्रोल को कंट्रोल कर रहे थे। सारे जो उनके क्या बोलेंगे, जितने भी उनके मेन पेट्रोल स्टेशंस थे, जहां से मतलब के रिफाइनरीज थे, सारी चीजों को उनके हाथ में कंट्रोल था। ईरानी वो एक स्टूज था, बेसिकली एक पपेट था यूएस का, और यूएस के पपेट जैसे यूएस बोलती थी वैसा वो काम करता था। तो जब ये इमाम खोमेनी ने देखा कि ये अब आज़ाद नहीं है, अगर वो एक बहुत मशहूर है कि उसका जब 2500 साल का जब एक जश्न हुआ तो मिलियंस और मिलियंस, बहुत गरीबी थी वो टाइम पे ईरान के अंदर, मिलियंस और मिलियंस डॉलर उसने अपने खाली ऐशो अयाशी में खर्चा कर दिया। लोग गरीब थे, वहां पर एक चीज भी नहीं बनती थी, सारी चीजें अमेरिका से आती थी। क्योंकि अमेरिका जैसे एक बड़ा डिफरेंस अगर आपको देखना है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, इंडिया क्यों आगे बढ़ गया? क्योंकि इंडिया जो था यूएस रेवोल्यूशन और यूएस के इन्फ्लुएंस में नहीं था। पाकिस्तान क्या था, यूएस के इन्फ्लुएंस, तो वहां पे एक गाड़ी भी आपको इंटरनल नहीं मिलेगी, वहां की बनी हुई नहीं मिलेगी, बाहर से सारी। तो ईरान के अंदर जो भी चीज आती थी सारी बाहर से आती थी, वहां का इंटरनल कोई प्रोडक्शन नहीं था। बोलते एक सुई भी वहां पे नहीं बनती थी वो टाइम पे, तो कंप्लीटली डिपेंडेंट था। तो इमाम खोमेनी ने ये कहा कि इंडिपेंडेंस की बात की, सेल्फ सस्टेनेंस की बात की, कि हमें खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। इसीलिए जब उन्होंने रेवोल्यूशन की बात की तो लोग जो है वो पहले से नाराज थे, और वो लोग आए और वो रेवोल्यूशन कामयाब हुआ। रेवोल्यूशन कामयाब होना काफी नहीं था, उसके बाद में एक रेफरेंडम कराया गया कि कितने लोग हामी हैं इस हुकूमत के, कितने लोग मुखालिफ है। तो ऑलमोस्ट 97-98 लोगों ने वोट किया उस रेफरेंडम को, कि किसी के जबरदस्ती वो रेफरेंडम ऐसा नहीं है कि कूप डिटेक्ट हुआ और जबरदस्ती आके बैठ गए। वहां पे एक रेफरेंस हुआ और 10 साल तक इमाम खोमेनी की हुकूमत बनी। इमाम खोमेनी ने क्या किया कि वहां पर जो इजरायली एम्बेसी थी वो इजरायलियों से लेकर उसको पैलेस्टीनियंस को दे दिया। तो ये स्टार्टिंग से इस तरह से है कि भाई हमको क्या करना है, हमारे मजहब के अंदर, कुरान के अंदर भी मिलता है, हमारे ग्रंथों में भी मिलता है कि मजलूमों का साथ दो, एनीबडी हु इज ओप्रेस्ड यू हैव टू सपोर्ट इट। तो उस बेस के ऊपर पूरा रेवोल्यूशन खड़ा है, और उसके बेस के ऊपर, क्योंकि रेवोल्यूशन ही उस बेस के ऊपर खड़ा, तो फिलिस्तीन का साथ देना एक बहुत नेचुरल हमारा वो हुआ। मेरा 2010 में मेरा जाना भी हुआ था गजा, ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर भी हम गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पर जो हालात थी गजा के अंदर, और जिस तरह से इजराइल उनके ऊपर कंट्रोल करा हुआ है, एक ओपन एयर जेल है, परमिशन की जरूरत है अंदर जाने बाहर आने के लिए, तो बहुत सारी मुश्किलात है। तो एक ईरानी एक ऐसा कंट्री थी जो समझता है कि वहाँ के जुल्म किस तरह से हो रहा है, किस तरह से वहाँ पे बर्बरियत हो रही है, इसीलिए उसका, क्योंकि सीधी बात है कि यूएन भी मान रहा है कि भाई इट्स ऑक्यूपाइड प्लेस है, आज़ादी की जरूरत है, हर कंट्री को एक आज़ादी की जरूरत है। हमने भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी, हम भी जानते हैं कि आज़ादी का मतलब क्या है। तो वहां पर एक आज़ादी की लड़ाई है, दे वांट देयर ओन कंट्रोल विदाउट एनी इंटरफियरेंस फ्रॉम। और ये अब